अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, हार्ड लक मोरक्को। इट्स ओके। बस वो फंसा हुआ था ना कि जल्दी से ये बात कर ले, तो बड़ा दिल जो है वो टूट हो गया कल रात को जब मोरक्को हार गया। बल्कि हार क्या गया कि लिटरली अभी तो एक होता है ना, आप सेटल होते हैं जरा फाइनल में नहीं पहुंच सका, लेट्स पुट इट दिस वे। हाँ, फाइनल नहीं, हार गए तो फ्रांस हार गया, तभी फाइनल में नहीं पहुंच सका ना। लेकिन बात ये कि अभी आप जरा बैठे होते हैं, अभी मैच स्टार्ट हुआ होता है, अभी 3-4 मिनट हो रहे होते हैं, 5वें मिनट के मतलब विद इन द फर्स्ट 5 मिनट्स फ्रांस अपना पहला गोल कर चुका था, तो उधर ही वो हार्ट ब्रेक हो गया था। और उसके बाद 79वें मिनट में अगला गोल कर दिया और उसके बाद तो किस्सा तमाम हो गया। लेकिन मोरक्को ने बड़ा ज़बरदस्त गेम भी पुटअप किया, फील्ड के ऊपर डोमिनेंस भी उन्होंने अपनी बरकरार रखी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अपनी किसी भी कोशिश को गोल में कन्वर्ट नहीं कर सके। और मोरक्कन फैंस कैसाब्लांका से हमने मनाजिर भी देखे, काफ़ी दिल टूटे हुए लोगों के नज़र आ रहे थे। और लेकिन व्हाट अ ग्रेट जर्नी इट हैज़ बीन फॉर मोरक्को, नो डाउट, यू नो, टॉपिंग इन देयर ग्रुप एंड द फर्स्ट Arab African nation to reach the semi-finals. So बहुत सारी चीज़ें हैं जो मोरक्को के क्रेडिट पे जाती हैं, जैसे कि इन्होंने बेल्जियम को हराया, इन्होंने स्पेन को हराया, इन्होंने पुर्तगाल को हराया और उसके बाद ये यहाँ तक पहुँचे। देखिए, जस्ट बिकॉज वो अब सेमीफाइनल इवेंट में फ्रांस जो कि रेनिंग चैम्पियन है उनसे हार गए डज नॉट मीन कि इट्स नॉट सच अ गुड टीम या फिर इट्स नॉट अप टू द मार्क। ये पूरे झंडे गाड़ते हुए आए हैं। दिस ओनली शोज़ कि ये अगले जो ऐसा कंपटीशन होगा, इवेंट होगा, उसमें ये क्या कर सकते हैं। आई मीन दिस इज़ अ टीम, अ कंट्री टू लुक आउट फॉर। और ख़ास तौर पे मोरक्को की जीत से और एकदम से अनएक्सपेक्टेड इतना ऊपर तक आ जाना, वो बाकी मुसलमान नेशंस, अरब नेशंस को बड़ी उम्मीद हुई, बड़ी होप हुई कि भाई ये तो ऐसी भी कोई बात नहीं है, मतलब अगर आप इफ़ यू हैव अ गुड प्ले तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। मोरक्को प्रूव दैट। तो मोरक्को की अचीवमेंट्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन लेट अस टॉक अबाउट फ्रांस, मतलब कि वो तो उनके तो प्ले, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ से लग रहा था कि वो लिटरली इस साल भी वही हैं कि वो किसी को आगे आने नहीं देंगे, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स अर्जेंटीना। So it may be Mbappe's World Cup or it may end up being Messi's World Cup this time around. So it is going to be Messi versus Mbappe. दोनों PSG के लिए खेलते भी हैं और दोनों की ये टक्कर का, दोनों का कंपटीशन होने वाला है in the final of FIFA World Cup Qatar 2022, Argentina versus France. और ये होगा संडे को ये संडे को रात 8 बजे। और उससे हमारे पहले आपको पता है ना, क्योंकि तीसरी पोजीशन भी तो करनी होती है, तो क्रोएशिया और मोरक्को का भी एक और मैच अभी होना है, मेरा ख्याल है कि वो सैटरडे को है। दैट विल ऑब्वियसली डिटरमिन द थर्ड पोजीशन, बट ऑब्वियसली नोबडी इज वेटिंग फॉर दैट। मूविंग ऑन, और भी जिसको कहते हैं ना हम हैं ज़माने में, अब हु वुड एक्सपेक्टेड कि ये भी हो जाएगा। इत्तेहादी हुकूमत के लिए नए खतरे जो हैं वो सर उठा रहे हैं और ये सियासी जो है लावा बिल्कुल बाहर उबल के निकल आ रहा है, बल्कि आई वुड से इम्प्लोड कर रहा है। एक तो बाहर से चीज़ आती है ना अंदर की तरफ, ये अंदर से ही कुछ फट रहे हैं। वैसे लावा अंदर से फटता है। हाँ, आई नो, बट लावा आपने कहा था ना, मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे रही थी, तो जी हुआ ये है। बताते हैं आपकी हुआ क्या है। लावा से मुझे वो पावा याद आ गए। वो मुझे पावा वाला जोक अभी तक समझ नहीं आया ऑनेस्टली, और लोगों ने बहुत उसको कॉपी रिक्रिएट किया है। हाँ, बट व्हाट, इट इज नॉट रियली अ जोक, इट इज जस्ट अ कैरेक्टर। We'll talk about that later. हाँ। अभी हम जरा लावे पे आ जाएं, पावे को जरा पीछे छोड़ देते हैं। तो जी बात क्या हो रही है कि इत्तेहादी पार्टियां जो हैं वो साथ छोड़ने की धमकियां देना शुरू हो गई हैं, और दूसरी तरफ मुसलसल निढाल होती मईशत ने हुकूमत के असाब जो हैं वो थका डाले हैं। और घबराहट का आलम ये है कि एक ही कश्ती के सवार 2 लीगी मईशतदान जो हैं, और आपको समझ तो आ गई होगी, सागदार की बात हो रही है, मिफ्ताह इस्माइल की बात हो रही है, वो ठीक ठाक एक वॉर ऑफ वर्ड्स से ज़्यादा ही चीज़ें बनना स्टार्ट हो गई हैं। दोनों ने एक दूसरे को निशाने पर ले रखा है। तकरीबन दस्तों गिरेबां हैं। हाँ। सुनिए, जब तक कि IMF वापस नहीं आता टेबल पे, जब तक ये डिफ़ॉल्ट का ख़तरा बढ़ा रहेगा। और IMF को लाना जो है वो इंतहाई ज़रूरी नहीं है, वो यकीनी बनाना। डार साहब जो है वो पाकिस्तान को इधर नहीं लेकर आए, इमरान खान लेकर आया पाकिस्तान को। लेकिन इस वक्त हमारी हुकूमत है तो हमको संभालना है। हम इस वक्त इमरान खान को कोस सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा सिर्फ इस चीज़ का है कि हम अभी मुस्बत फ़ैसले करें ताकि डिफ़ॉल्ट से बच सकें। जिस तरह मुझे हटाया गया है वो एक अच्छी तरह क्लासी तरीके से नहीं हटाया गया, उसमें मैं कोई दो राय नहीं है। अगर उसके अंदर वो समझते हैं कि
डार साहब काम को आगे लेके जा सकते हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, उसमें कोई बात नहीं है। मुझे पता थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। डार साहब तो रोज आके मेरे खिलाफ टीवी पे बातें करते थे और एंकरों से प्रोग्राम करवाते थे, ये सब कुछ सबको पता है, एवरीबडी इन माय पार्टी नोज दिस। मिफ्ता इस्माइल साहब को पूछे, मैं अभी तक तो मैं कमेंट नहीं कर रहा मिफ्ता इस्माइल साहब की बातों पे। और मुझे कल कराची में भी, चेंबर में भी, फेडरेशन में मैं विजिट किया, उन्होंने पूछा, मुझे बिजनेस कम्युनिटी ने भी पूछा। अब आप पूछ लें कि जी आप 6 महीने जो थे, आपने इस फिस्कल ईयर के जो 22 मिलियन प्लस 10 या 11 जो भी करंट को 31 बिलियन में कितना अरेंज करके गए आप? बातें करनी आसान होती हैं, जाने के बाद बात होती है। मैं बात नहीं करना चाहता, वो इज पार्ट ऑफ आवर पार्टी एंड आई डोंट वांट टू डिस्कस हिम इन पब्लिक। लेकिन उनको कभी पूछे कि जी आप जब 6 महीने फाइनेंस मिनिस्टर थे, क्या आपको 32 बिलियन के अरेंजमेंट करके नहीं जाना चाहिए था? कितना किया था आपने जाने से पहले? तो मैं इससे आगे नहीं कुछ कह सकता। फॉर मी एंटिटी गल वध गई है, ऐसा लग रहा है, बात पड़ गई है। उधर MQM को भी शिकवे हैं और हुकूमत वादे पूरे नहीं कर रही। उनके मुताबिक बलूचिस्तान की छोटी पार्टियां रेकडिक पर होने वाली कानून साजी पर तो बिल्कुल ही हत्ते से उखड़ गईं। JUIF और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल ने वफाकी काबीना के इजलास का बॉयकॉट कर डाला। अख्तर मेंगल ने तो साफ कह दिया कि हुकूमत के साथ चलना मुश्किल है। तो क्या आप शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत से अलहदा भी हो सकते हैं? इम्कानात हैं जी, इस तरह की पेशरफ्त कीजिए। अगर उसका सदबाब नहीं हुआ और उनको जो है इसी तरह, एक तो होना तो ये चाहिए था कि मखलूत हुकूमत में तमाम इत्यादियों को एतमाद में लेते हुए ये फैसला करना चाहिए था। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को एतमाद में लेने की बजाय आप उन कंपनियों के जो है को एतमाद में लेते हैं जो इन्वेस्टर हैं। आप पार्लियामेंट से ज्यादा जो है ना उन कंपनियों को अहमियत देते हैं, तो फिर हमारा और उनका फिर सोचने की बात ही हमें भी सोचना होगा, फिर हमारा और उनका जो इत्तेहाद है वो किस बुनियाद पर रहा है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड आपको ये भी बताते हैं कि हुकूमती ज़राए कहते हैं कि रेकोडिक पर नाराज़ इत्तेहादियों को मना लिया गया है और बलूचिस्तान का रेकोडिक मंसूबे का शेयर जो है वो 25 से 35% कर दिया जाएगा। लेकिन ये मामला शायद इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। देयर इज़ मच मोर टू इट और कुछ धीमे पड़े इमरान खान साहब फिर सियासी महाज गर्म करने को तैयार है। वैसे वो धीमे कब पड़े? तो 17 को भी अनाउंस नहीं करेंगे। 17 को एक नई डेट दी है, एक और डेट देने के लिए अपेरेंटली। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही कहा है। तो 17 जो कि कल है, कल है? नहीं कल नहीं है, परसों है। हाँ परसों है, तो वो परसों बताएंगे कि अगली डेट क्या अगली डेट पे बताएंगे। मतलब एक कंफ्यूजन भाई, बल्कि बता क्या दें, पहले आप अनाउंस कर चुके हैं, कर दें। वैसे पता है क्या, जब इन्होंने अनाउंसमेंट की थी, इट वाज अ बोल्ड पॉलिटिकल डिसीजन और हुकूमत के लिए भी स्टीम दो। हाँ, बिकॉज़ इफ यू वांटेड टू डू इट यू वुड हैव डन इट बाय नाउ। बट अभी भी अगर 17 को फिर अनाउंस कर दें और 17 को एक नई डेट अनाउंस करना कुछ समझ में नहीं आया मामला। खैर इससे पहले भी कल इमरान खान साहब ने, आपको पता है ना, वो अब एक सफ़र थोड़ा सा मैं अगर वैसे तो अल्फाज में पता नहीं बयान किया जा सकता बिकॉज देयर इज़ अ लॉट इन कन्फ्यूजन इन इट। पहले जब एक बरसर इक़्तिदार थे तो कहते थे कि जनरल बाजवा से ज़्यादा प्रो डेमोक्रेटिक और न्यूट्रल जनरल आज तक उन्होंने देखा ही नहीं है सरबराह पाक अफवाज का। फिर उन्होंने कहा कि न्यूट्रल होने की अल्लाह ने हमें इजाज़त नहीं दी और न्यूट्रल तो जानवर होता है। फिर अब कल दोबारा कह रहे हैं कि फ़ौज न्यूट्रल ही रहे क्योंकि इसी में उसकी इज्जत है। सो आपको जो भी मौक़िफ़ अच्छा लगता है आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। वैसे उन्होंने सबके लिए सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। मौसम पे डिपेंड करता है अब्दुल्ला। आज अच्छा मौसम चल रहा है, आज हम ये कहेंगे, कल ये बहार आई, कल हम ये कहेंगे। मतलब स्टिक टू समथिंग प्लीज़। तो एक चीज़ जो है उस पर कहें ताकि कन्फ्यूजन जो है वो कम हो। अच्छा जी, साथ ही ये तो कह दिया कि इस्टेब्लिशमेंट या फौज न्यूट्रल रहे क्योंकि इसी में उनकी इज्जत है, और साथ ही ये भी कह दिया कि वो नए इलेक्शन करा दें। और वो नए इलेक्शन करा दें, अच्छा क्या हम समझें, क्या चाहते हैं? अच्छा जी आगे चलें, और हमारे गेस्ट जो हैं वो हमारा इंतज़ार भी कर रहे हैं। खैर बात यह कि मौशी मुश्किलात हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और इत्तेहादियों की नाराज़ियाँ और मौशी मुश्किलात, इस सारे में हुकूमत का आगे चलना, आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा तफसीलन बात करेंगे। राना साहब शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मॉर्निंग राना साहब, हुकूमती मसाइल पर आने से पहले इमरान खान साहब की बात कर लें क्योंकि उन्होंने कल ताज़ा बयान दिया है
वो आपको 23 दिसंबर तक का वक्त दे दिया है उन्होंने। इससे पहले अदम एतमाद या गवर्नर राज लगाकर असम्बली बचाने की कोशिश का इरादा है आप लोगों का, या आप तैयार हैं असम्बलियाँ टूटें और फिर मैदान में मुकाबला हो? ये तारीखें तो जो है वो 26 नवंबर से जो है वो ये खुद ही देते आ रहे हैं। उसमें इन्होंने पहले कहा कि हम असम्बलियाँ तोड़ रहे हैं, उसके बाद कहा हम मशवरा कर रहे हैं, अब कहा कि जो हम 17 को ऐलान करेंगे। तो ये 17 को ऐलान करें, हमने इस बारे में जो है वो सारी जमा तफरीक कर दी है और हमारा फ़ैसला है कि जो असम्बली ये तोड़ेगा उस असम्बली का जो है वो इलेक्शन आइन के मुताबिक, जो आइन में लिखा है उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे और उसका जो है वो इलेक्शन हो जाएगा। बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लुक़ है कि हम इसको रोकें या रोकने का कोई तरीक़ाकार इस्तेमाल करें, हाँ इसमें हम ऑन रिकॉर्ड ये बात लाना चाहते हैं कि ये एक गैर जमहूरी अमल है, ये एक जो है वो गलत तरीक़ाकार है। इस तरह से इलेक्शन हासिल नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए, वरना ये अगर रीत पड़ेगी तो फिर हर अपोजिशन जो है वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे के इलेक्शन का जो है वो मुतालबा किया करेगी। हो सकता है कि इस बारे में अगर हमारा ये जो है वो इरादा बने कि हम एक अपनी जो है वो एक हुज्जत तमाम ज़रूर करें ताकि ये ऑन रिकॉर्ड रहे कि हम इस एक्सरसाइज के हक़ में नहीं हैं। अच्छा राना साहब ये बताएं कि जब ये पीडीएम जो है ये हुकूमत बनी थी तो तब से ये बात वाज़ेह थी कि इतने मुख्तलिफ ख्याल के इत्तेहादियों का लंबे अरसे तक साथ चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा आप लोगों के लिए, और अब ये चीज़ें सामने आ भी गई हैं। बलूचिस्तान की पार्टियों ने तो नाराज़गी दिखा डाली है, तो अब तो मज़ीद जिसे कहते हैं ना वजारतें भी नहीं रही, आपके पास कुछ भी नहीं बचा कि कुछ बांटी जाएँ, कुछ दी जाएँ। कैसे साथ बरकरार रखेंगे, आप क्या सोचा है? देखें, ये साथ जो है ये मुल्क के बेहतरीन मफाद में होता है, और जब सियासी जमातें जो हैं वो मुल्क के ऊपर कोई आफत, मुसीबत, मुश्किल आती है तो वो हमेशा इकट्ठा होती हैं। रियासती मफादात को सियासी मफादात के ऊपर जो है वो तरजीह दी जाती है। ये मुख्तलिफ जो सियासी जमातें होती हैं उसी मुल्क की जमातें होती हैं ना, इन्होंने आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ मुकाबला भी करना होता है, इत्तेहाद भी करना होता है, इलेक्शन भी लड़ना होता है, लेकिन इकट्ठे चलना होता है। ये कोई दुश्मनी नहीं होती। ये दुश्मनी का जो अपना बयानिया है ये तो ये साहब लेके आए हैं जिनका नाम इमरान खान नियाज़ी है। जो पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम है इसमें तो अपोजिशन और हिज़्ब इक़्तिदार जो है वो गाड़ी के दो पहिए हैं, ये अगर इकट्ठे ना चलें तो गाड़ी चल नहीं सकती। तो इसलिए ये कोई मुख्तलिफ़ुल ख़याल होना और इकट्ठे चलना जो है भी ये इन चीज़ों में कोई तज़ाद नहीं है। हम इकट्ठे चल रहे हैं। नाराज़गी अब भी अगर हुई है किसी बात पे, इससे पहले भी 10 मरतबा हुई है, और उस नाराज़गी के बाद जो है वो इकट्ठे भी होते हैं, उसका हल जो है वो तलाश किया जाता है, आपस में डायलॉग किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको कवर कर लिया जाता है। चलें, लेट्स से कि आपकी गाड़ी जिसमें इतने मुख्तलिफ सवारियाँ सवार हैं, गाड़ी कब तक सफ़र तय करती है बताइएगा, लेकिन इस गाड़ी के सफ़र तय करने के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी जुड़ा है ना, इसलिए हम सब परेशान हो जाते हैं। राना साहब, दूसरा मसला ये है, और ख़ास तौर पर आपकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मईशत के हाल पर सभी परेशान हैं, सारे पाकिस्तानी परेशान हैं, और परेशानी और बढ़ जाती है जब हम देखते हैं कि हुकूमत के साबिक़ा और हालिया माशी ज़िम्मेदार एक दूसरे के गिरबान पकड़ कर बैठ गए हैं। तो क्या आपकी पार्टी के बड़ों को दखल अंदाजी करके सुलह सफाई नहीं करानी चाहिए कि अपनी ही पॉलिसियों पर जब अपने ही लोग तनकीद करेंगे तो मुखालिफिन को तो मौका मिलेगा? देखें, आपका इशारा गालिबन मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब की तरफ है। इसहाक डार साहब सीनियर मोस्ट आदमी हैं। ये पहले दिन से तय था कि इसहाक डार साहब जब अवेलेबल होंगे तो मिफ्ता इस्माइल साहब को या तो उनके साथ काम करना पड़ेगा या फिर जो है वो इसहाक डार साहब ही ये ज़िम्मेदारी संभालेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब हमारी पार्टी का सरमाया है, हमारे बहुत अच्छे डिवोटेड साथी हैं। उन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी का जो है वो साथ दिया है, हुकूमत के लिए जो है वो काम किया है, लेकिन उनको अपनी राय रखने का हक़ हासिल है। अगर वो किसी मसले पे इख्तलाफ राय करते हैं तो ये गिरेबान पकड़ने वाली बात नहीं है। हम भी बाज़ औक़ात जो है वो
कुछ चीज़ों के ऊपर, वो इसहाक डार साहब हों, भले वज़ीर-ए-आज़म हों, तो हम अपने इख्तलाफ का जो है वो इज़हार करते हैं। जो मुआशी हालात हैं, जिस तरह से इमरान खान न्याजी ने 3.5 पौने 4 सालों में मौशियत का बेड़ा गर्क किया, वरना 31 मई 2018 को या 28 जुलाई 2017 को आप देखें कि उस वक्त पाकिस्तान कहाँ था, और उसके बाद जब इमरान खान ने ये तबाही लाए तो फिर पाकिस्तान जो है वो कहाँ जो है वो नीचे की तरफ गया, और वो नीचे की तरफ का सफ़र जो है अभी रुक नहीं रहा। हम भी कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कौम उम्मीद रखे, हम इसमें इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। चलें जी, आपका कामयाब होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ऑल्दो एवरीथिंग इज़ रियली आउट इन द ओपन, थोड़ा सा मुहतात वो भी हो जाएं दोनों एक दूसरे पे स्टेटमेंट्स देने में, डार साहब और मिफ्ता इस्माइल, तो फिर हमें ऐसे तासुर भी ना मिले। एनीवे, राना साहब आप हमारे साथ से हैं। सियासी डायरेक्शन से ज़रा हट कर एक सवाल ये है कि हुकूमत हमें बता रही है कि अफ़गानिस्तान वाले जो हैं बहुत से इश्यूज़ हैं, भारत पूरी तरह पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश कर रही है। तो ऐसी हुकूमत जिसके पास वक्त भी महदूद हो, सियासी मजबूरियां हैं, इंटरनल चैलेंजेस तो माशाल्लाह भरे हुए हैं, तो क्या वो इतनी ताकतवर है कि इस तरह के बड़े बैरूनी चैलेंजेस से निपट ले? जब भी रियासत पे हरफ आया और अक्सर औकात तो उसमें हिंदुस्तान का ही हाथ हुआ, तो पूरी कौम यकजा हुई, अपने मुल्क का जो है वो दिफा किया जब जब भी मौके आए। तो इसलिए वो एक बिल्कुल अलहदा चीज़ है, वहाँ पे कोई हुकूमत की कमज़ोरी वाला मामला नहीं है। वहाँ पे हम सब एक हैं, वहाँ पे हम सब जो है वो शीशा पिलाई हुई दीवार हैं। तो इसलिए इस सूरत हाल में अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा मौका आता है, तो इसमें पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और पाकिस्तान के तमाम तबकात जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला जो है वो एक जान होंगे और अपने मुल्क और अपनी रियासत का दिफा करेंगे। शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ मौजूद थे। देखिए, ये तमाम मसाइल अपनी जगह, हुकूमत के अपने अंदरूनी चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जिसका पाकिस्तान इस वक्त सामना कर रहा है वो है माशी चैलेंज, और इसने हर शख्स, हर फ़र्द, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास की ज़िंदगी को मुतासर किया है। It has become very difficult to meet both. एक्चुअली जो इसको टैकल कर ले, बिल्कुल जो इस चीज़ को टैकल कर ले, तो हम आपको इस वक्त लिख के दे रहे हैं कि वो कोई भी इलेक्शन हो, कुछ भी हो, दे वुड विन। सिर्फ इकोनॉमी इज द इशू, and everybody you know who plans to contest the elections come up with a plan, come up with a plan कि आप किस तरह अनअचीवेबल प्लान, सिर्फ सुनहरी ख्वाब ना दिखाएं, क्योंकि वे पहले भी देख चुके हैं और लोग उसके झांसे में आ भी चुके हैं, और उस पे एक्सपेरिमेंटेशन भी हो चुकी है। अब बताइए हमें कि आपने इस मुल्क में डायरेक्शन को, मुआशी डायरेक्शन को कैसे ठीक करना है। खैर, अच्छा, बताना आपको ये है, और ये नोटिस भी आपने किया होगा कि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि ख़ुद को जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय का चैम्पियन कहने वाला इंडिया जो है वो अपने इक़दामात से इन दावों की नफ़ी ना करे। और इस पर क्या किया जी, पाकिस्तानी OTT प्लेटफॉर्म है, उस पर पाबंदी उसका ताज़ा तरीन सबूत है, और आपको बता दें कि ये नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो की तर्ज पर काम करने वाला एक OTT प्लेटफॉर्म है जिसको vidly.tv कहा जाता है, और इसने एक सीरीज़ बनाई, सेवक द कन्फेशंस सीरीज़ का नाम था, और ये सीरीज़ 1984 से अब तक की कुछ सच्ची कहानियों पर मुश्तमिल एक्शन थ्रिलर सीरीज़ है। कुछ हम आपको साथ साथ क्लिप्स भी दिखा रहे हैं। इसमें है क्या बेसिकली? हाँ, इसमें है ये कि शिद्दत पसंद हिंदू अक्सरियत के हिंदुस्तानी अक़लियतों पर जो इंसानियत सोज मज़ालिम है ना, उसकी अक्कासी की गई है। सच्चे वाक़यात, सच्ची कहानी, ये या यूं कह लीजिए कि आईना दिखाने की कोशिश की गई है, जिसमें बाबरी मस्जिद, गुजरात के मुस्लिम कुछ वाक़यात, फसादात, एक तारीख़ी हकीकत है जो कोई फसाना नहीं है, लेकिन शिद्दत पसंद भारतीय हुक्मरानों को आईना दिखाना कहाँ कबूल है। और इस सीरीज़ को रोकने के लिए vidly.tv पर पाबंदी भी लगाई गई है। प्लेटफॉर्म पे ही उन्होंने पाबंदी लगा दी है। अब ये सीरीज़ क्या सोचना तो ये है कि क्या पाबंदी लगाने से सच या हकीकत बदल जाएगी? ऐसा तो मुमकिन है नहीं। दूसरा मामला ये भी है कि आलमी ब्लॉकबस्टर लेजेंड ऑफ मौला जट, वैसे इसके प्रोड्यूसर्स अब क्लियर कर चुके हैं कि नहीं हो रही ये इंडिया में रिलीज़, लेकिन जब इंडिया में रिलीज़ होने की बातें हो रही थी ना, सिर्फ जब बातें हो रही थी, लेकिन जैसे कि ये आइडिया फ्लोट किया जा रहा था, तो बाएं बाजू के शिद्दत पसंद रहनुमा पहले ही जाग गए
और दाएं बाजू के इनफैक्ट, और बदनाम ज़बाना बाल ठाकरे के जानशी राज ठाकरे ने हुक्म जारी किया कि जो भी फवाद खान का फ़ैन है ना वो इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चला जाए। अच्छा, और साथ ही ऑब्वियसली ये भी कह दिया कि ये हरगिज़ ये फिल्म नहीं लगेगी। भाई जो फिल्म मेकर्स हैं जो पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं हम तो कोशिश भी नहीं लगा रहे सर, हम तो कर ही नहीं रहे थे कि इंडिया में लगे, तो ऊपर से आगे से आके ये कहने की क्या ज़रूरत थी कि हम नहीं होने देंगे। हमें बड़ी अच्छी तरह पता है कि आप नहीं होने देंगे, लेकिन ये हो क्या रहा है? और ये पूरा प्लेटफॉर्म ही OTT प्लेटफॉर्म को ही बैन कर देना, बंद कर देना। बात करते हैं, और हमें ज्वाइन किया है Vidly.tv के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन है इजहार खान, हमारे साथ हैं। इजहार खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका OTT प्लेटफॉर्म जो है वो इंडिया में बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, तो क्या आपको कोई वजह बताई गई है कि एग्जैक्टली इसमें क्या इतना ऑब्जेक्शनेबल था जिसकी वजह से इसको बंद किया? जी, हमें कोई रीज़न नहीं बताई गई। इनफैक्ट हमें ट्विटर से पता चला कि विडली को बैन कर दिया गया वहाँ पे, और इसके बारे में हमें इतनी ही मालूमात है जितनी कि ट्विटर पे आप सबको है। अच्छा, हम इस पर्टिकुलर सीरीज़ के बारे में इजहार आपसे जानना चाहेंगे कि जिसकी बुनियाद पर ये सारा हंगामा खड़ा किया गया, इस प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया गया, क्या है इसमें दिखाने की आपने कोशिश की है? व्हाट आर द स्टोरीज दैट यू हैव tried to tell in this series, particularly सेवक द कन्फेशंस, जिस पे भारतीय हुकूमत को ये सीरीज़ हज़म ही नहीं हो रही? सेवक द कन्फेशन एक एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज़ है जो कि इंडिया में पास्ट में होने वाले इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है। ये 1984 से लेकर 2022 तक जो इवेंट्स हुए उनको बहुत ही एक आर्टिस्टिक वे में जो है वेब सीरीज़ की फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। तो आई थिंक कि उनको शायद इन टॉपिक्स के ऊपर या इन वाक़यात के ऊपर बात करना अच्छा ना लगा हो, लेकिन सेवक द कन्फेशन जो है वो जस्ट एक इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है और एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन है। आई थिंक एवरीवन शुड वॉच इट। आपको किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तिलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस तरह एक प्लेटफॉर्म को जो कि इंटरटेनमेंट बेस्ड प्लेटफॉर्म है उसको आप बैन कर देना आई थिंक राइट ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच के अगेंस्ट है, और ये राइट हर किसी के पास है। हर किसी के पास आज़ादी राय है कि वो अपने ख्यालों का इजहार कर सके। अच्छा, इजहार अब ये आप लोगों के साथ तो हो गया, और अगर सेंसरशिप का यही रवैया रहा तो फिर आपके OTT प्लेटफॉर्म्स के साथ जो दीगर बाकी भी हैं उनको भी यही मसला जो है उसका सामना करना पड़ेगा। तो कैसे मुमकिन बनाया जाए कि पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म्स को इंडिया की जो बड़ी मार्केट है वहाँ तक रसाई मिलती रहे, वो भी आज़ादी के साथ? तो इसका कोई आपने प्लानिंग की है? आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि अब इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाई जाए और लोग आगे बढ़ें और इस इशू को डिस्कस करें। ये जो बैनिंग कल्चर है इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द इंडस्ट्री। और फिल्म जो होती है वो किसी कंट्री की नहीं होती, वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है और लोग उसके साथ रिलेट कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों की कहानी छुपी होती है एक मूवी में, वेब सीरीज़ में। तो आई थिंक कि इसका फ़ैसला हमें ऑडियंस के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जिसको हमारी वेब सीरीज़ अच्छी लगती है वो देखे, जिसको नहीं अच्छी लगती वो ना देखे। हर किसी के पास जो है उसका राइट है। बहुत शुक्रिया आपका इजहार खान। और ये बैनिंग कल्चर जो है ना, इस पर तो हम पहले ही आवाज़ उठाते रहे हैं, इसको कैंसिल हो जाना चाहिए। बिल्कुल, मतलब हम अपनियाँ भी सूरत हाल देख लें तो मुख्तलिफ चीज़ें हमें भी शौक है। मतलब कुछ नहीं तो हम टिकटॉक ही कुछ दिन के लिए बैन कर देते हैं, मतलब कुछ नहीं तो हम यूट्यूब बंद, पूरे प्लेटफॉर्म्स कुछ बंद कर देते हैं जब हमने कुछ ना दिखाना। और उसके बाद फिर फिल्में तो अलहदा हैं, आपको पता है कितनी फिल्में बनी पड़ी हैं, दुनिया ने देख ली है, लेकिन हमारे अभी भी वो अनबैन नहीं हुई। कुछ बड़ी लड़ाई झगड़े के बाद कुछ लग भी गई हैं। तो ये बैनिंग कल्चर, लेट पीपल डिसाइड what they want to watch and what they don't want to watch. All right, so this is something that you can look forward to. उसके बाद एक और चीज़। अच्छा जी, उसके बाद अब ये मामला है, आपको पता ही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा दावा है कि वो साफ चले हैं, शफाफ चले हैं। एटलीस्ट इलेक्शन से पहले तक तो इसी गाने के साथ मैदान में उतरे थे। अब तक कई समातों में महफूज है ये इनका दावा, नारा। एज़न आपने सुना होगा ना, आपकी याददाश्त में होगा, लेकिन इन नारों की यादें ताज़ा की हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में। हुआ क्या है, यहाँ एक अनोखा कानून मंजूर हुआ है जिसके तहत वज़ीर आला, वज़ीरों, मुशीरों और दीगर सरकारी मुलाजिमों, यानी जिस किसी ने भी सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया हो उससे पूछगछ नहीं हो सकती। ओह अल्लाह, बेस्ट ही हो गया ये तो। मतलब एनीबडी एंड एवरीबडी, जो हमने आपको पूरी एक फहरिस्त दी है जिसमें वज़ीर आला, वज़ीर, मुशीर, सरकारी मुलाजमीन, एनीबडी हु वांट्स द यूज़ ऑफ हेली। अब्दुल्ला, मुझे तो अच्छा लगे, मुझे भी चाहिए हेली भाई। मैंने कहा कभी हरीम शाह ने किया था? नहीं, आप ना इस्तेमाल की तरफ जाएं। You don't want to be in that league, I think. No, I do not. But कहने का मतलब है जब इतनी ओपनिंग दे ही दी है, ऑप्शन दे ही दी है, तो anybody could claim
टू वांट टू यूज इट, बिकॉज आपको पता है 60 डिग्रीज ऑफ सेपरेशन में हर कोई किसी ना किसी को तो जानता ही है, तो जरिया तो बना जा सकता है। अच्छा जी, सूबाई हुकूमत पर इल्ज़ाम था, आपको याद ही है कि सरकारी हेलीकॉप्टर को रक्षा की तरह इस्तेमाल किया जाता रहा है। इमरान खान साहब को जब भी ज़रूरत पड़ती है इसको लेकर चल पड़ते हैं। हालांकि सूबे की अपनी हालत यह है कि वज़ीर आला महमूद खान कहते हैं कि मुलाजिमीन को तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए आएगा इस पैसे वगैरह हैं। सुनिए ज़रा। 189 बिलियन खैबर पुख्तनख्वा के इस वक्त दिसंबर तक इनके ऊपर हमारे बकाया जात है। इस वक्त जो करंट बजट है वो 60 बिलियन है, रिक्वायरमेंट हमारी 85 बिलियन है। अगर आप डेवलपमेंटल बजट को उसको देख ले 55 अरब रुपए उन्होंने रखे हैं, लेकिन अभी तक दिसंबर के एंड तक हमें 5.5 अरब रुपए मिले हैं। तो वहाँ पर खाक हम डेवलपमेंट करेंगे, खाक वहाँ पर हम लोग ये तनख्वाही नहीं दे पा रहे। फिर मीडिया पे बात आ जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास पैसे नहीं है, तनख्वाहों के पैसे नहीं है। तो पैसे किधर से आएंगे? पैसे तो उनके पास पड़े हुए हैं। बिल्कुल, आपने खुद ही सही सारी बात सही कर दी, बिकॉज बाकी पैसे तो इधर लग रहे हैं ना, तो इधर तो नहीं लगेंगे, बट पैसे हैं ज़रूर लेकिन लगाने कहीं और हैं। अच्छा, अब इस गैर कानूनी काम को ऐसी जमात की हुकूमत ने कानून का लिबास बनाया है जो कि आपको याद ही है, आपको बड़ा अच्छी तरह पता है कि दूसरों को सादगी, ईमानदारी, शफाफियत का दर्ज देते हैं, जो सारी अच्छी चीज़ है, साइकिल पर जाने का दर्ज दे देते दूसरों को। बिल्कुल, लेकिन खुद देख ही लें फिर क्या इकदाम हैं इनके। तो अपोजिशन रहनुमाओं ने बिल की मंजूरी पर सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। अच्छा जी, रुकने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इनायतुल्लाह के खदशात गलत नहीं हैं। इस बिल के जरिए हुकूमती जराइम को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने की रवायत डाली गई है। आपको एक और बात बताएं कि कुछ दिन पहले ही नाब ने खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल करने वालों से 9 करोड़ रुपए वसूल करने की हिदायत दी थी। नाब ने यह हिदायत की थी, लेकिन उसके बाद ये कानून साजी अब कर दी गई है। सो दैट इज़ द लेटेस्ट। अच्छा, पिछले घंटे में हम बात कर रहे थे, आपको पता है कि हुकूमती चैलेंजेस जो पीडीएम को भी आए हुए हैं, उसके बाद खान साहब जो हैं बहुत स्टेटमेंट्स भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि 17 को तो वो अनाउंस भी कर देंगे, तारीख तब देंगे, यही कहा था ना। 17 की उन्होंने तारीख दी है, तारीख देने के लिए 17 की तारीख दी है, अगली तारीख देने के लिए। मुनीब फारूक ने हमें ज्वाइन किया है और उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है व्हाट्स बिहाइंड ऑल ऑफ दिस। अच्छा मुनीब, बहुत सी बातें करनी है और हुकूमत की मुश्किलात के बारे में बात तो करनी है, लेकिन खान साहब ने ये जो ऐलान किया है ना कि 17 तारीख को अगली तारीख देने का, तो लगता ये है कि वो सिस्टम से बिल्कुल आउट होने का उन्होंने इरादा कर लिया है कि वो पूरी पार्टी जो है वो निकल जाएंगे और डिसॉल्व कर देंगे असेंबलीज, लग ये रहा है। तो क्या इस तरह जनरल इलेक्शन मिल जाएंगे उन्हें, मतलब जो पैग उनका जो एंड पॉइंट वो रिजल्ट चाहते हैं, यही तरीका है? शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। देखिए, यकीनी तौर पर एक ऐसी सूरत हाल तो इमरान खान साहब बना देंगे जिस दिन पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील होगी तो सियासी तौर पर तो एक सिचुएशन बन जाएगी जो कि मुकम्मल तौर पर उसकी कानूनी तौर पर वो जायज़ है, उसकी जस्टिफिकेशन मौजूद है इमरान खान साहब के पास। इमरान खान साहब की कोशिश तो यही है कि वो इन दोनों असम्बलियों के अंदर जब फारिग होंगे असम्बलियाँ तो बहुत बड़े पैमाने पर इंतखाब होगा, 65-70% के करीब इंतखाबात होंगे और उनके ऊपर बहुत बड़ी स्केल पर इलेक्शन कमीशन को कंडक्ट कराना पड़ेगा इंतखाबात। जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, वंस असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होगा और केयर टेकर सेटअप भी बनेगा और उस केयर टेकर सेटअप को बनाने में पंजाब में गवर्नर बनाएंगे विद कंसल्टेशन विद दी चीफ मिनिस्टर और आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर और आउटगोइंग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अगर उनमें नहीं कंसेंसस हो पाता तो जाहिर बात है वो फिर 224A के तहत जो एक प्रोसीजर है उसके तहत केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनेंगे और वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा कि वो इंतखाबात करवाए। लेकिन इमरान खान साहब ये करके क्या मजबूर कर पाएंगे वफाकी हुकूमत को? अब तक तो ऐसा लगता है अभी तक कि वफाकी हुकूमत इससे उन्होंने जहन बना लिया है कि इमरान खान साहब अगर ये करते हैं तो फिर वो सिस्टम को इसी तरह चलाएंगे। अच्छा, हुकूमत की बात करें तो आपको पता ही है, एक तरफ इमरान खान है, दूसरी तरफ पहाड़ जैसी मौशी मुश्किलात हैं, मतलब मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार तकरीबन दस्तों गिरेबां हैं, एक दूसरे पर तुंदो तेज़ हमले भी कर रहे हैं। अब इन हालात में आपको नहीं लगता कि सितंबर अक्टूबर तक इसी तरह ये चलते हैं तो ये मज़ीद अनपॉपुलर होंगे, इनके लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी होंगी, तो मे भी कबल अज़ वक्त इंतखाबात एक ऑप्शन के बजाय इनकी भी मजबूरी नहीं बनते जा रहे? देखिए, ये बात तो दुरुस्त है कि इसहाक डार साहब का और जो मिफ्ता इस्माइल साहब का जो आपस में एक डिस्कम्फर्ट है ताल्लुक़ के अंदर,
इट हैज़ कम आउट इन दी ओपन, इट्स नो मोर अ सीक्रेट। और ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है इस हुकूमत की, PDM की हुकूमत की, जो कि एक नहायत ही गैर मकबूल हुकूमत है, मईशत के एक गिरदाब के अंदर फंसी हुई है, हालात दिगरगू हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं। बट इसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड है, लेकिन वो शायद लोग जानने के लिए तैयार नहीं। जो हुकूमत होती है लोग उसी से सवाल करते हैं। ये चीज़ें बाहर नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन क्या मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब की इस तलखी के बाद और मईशत के जो हालात हो रहे हैं, क्या हुकूमत मजबूर हो रही है कि वो इलेक्शन की तरफ जाए? ये थोड़ा सा कबलस वक्त है कहना। अनदर 2 months डाउन द लाइन या 1 महीना डाउन द लाइन हालात क्या बनते हैं, लेकिन जो दबाव हो सकता था इस हुकूमत के ऊपर, यानी वफाकी हुकूमत के ऊपर, वो मुझे इस वक्त उसके आसार कहीं भी नज़र नहीं आ रहे। राइट। अच्छा मुनीब, बहुत सी बातें होंगी, लेकिन ये बताएं कि हुकूमत और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून जो है वो एक तासुर दे रही है कि नवाज शरीफ की आमद के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। ये उनका कहना है और रिपीट कर रहे हैं कि बेहतरी नज़र आना शुरू हो जाएगी और जो भी चीज़ें हो रही हैं बयानियां बना लेंगे शायद कोई पूरा। क्या नवाज शरीफ अब इतना बड़ा फैक्टर है कि अपना कदम रखेंगे तो दुनिया बहाल हो जाएगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा? मतलब यू थिंक कि देयर इज एनी सीरियसनेस टू दिस? देखिए, मुस्लिम लीग नून के लिए तो मियां नवाज शरीफ साहब एक बहुत बड़ा फैक्टर हैं, और मियां नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो जाहिर बात है उनका जो वोटर सपोर्टर जो कि शायद जेल नहीं कर पा रहा मुकम्मल तौर पर आज की क़यादत के साथ, शायद वो दोबारा मोटिवेट होगा। लेकिन हालात आसान नहीं हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी जब वापस तशरीफ़ ले आएंगे तो उनके लिए भी बहुत से मसाइल होंगे। इमरान खान के बयानिया को काउंटर करना, ये चोर चोर डाकू की जो पूरी बहस है, इसको आउटलिव करना सियासी तौर पर, इससे बैटल आउट करना, अपना बयानिया बनाना और फिर लोगों को ये बावर कराना कि मईशत का ये हाल उनकी वजह से नहीं है, उनकी हुकूमत की वजह से नहीं, इमरान खान की साबका हुकूमत की वजह से है, और फिर इलेक्शन जीतना। याद रहे कि मियां नवाज शरीफ ने जब से इलेक्शन लड़ना शुरू किया है उनकी जमात ने पंजाब के अंदर, वो कभी इलेक्शन इस तरह हारे नहीं हैं। लेकिन क्या ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि वो बिल्कुल ही इलेक्शन हार जाएं? वो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट है मियां नवाज शरीफ साहब का वापस आना, और वो बहुत सी उम्मीदें भी लगाए हुए हैं इस चीज़ से। लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के लिए तो बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन मुस्लिम लीग नून या फिर ये इत्तेहादी हुकूमत बहुत बड़े दावे इससे पहले भी करते रहे हैं कि इसहाक डार आ जाएंगे तो डॉलर नीचे आ जाएगा और तब्दील हो जाएगा मामला, ये हो जाएगा तो फलां हो जाएगा, फलां आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं किसी चीज़ पे डिपेंडेंसी कि मियां साहब आते हैं होने वाला है तो फिर सब तो कुछ क्या ये बयानियां बनाने में कामयाब होते हैं या फिर वो भी इनके हक में प्रॉब्लम मामला या शायद ना जाए। लेट्स सी, दैट रिमेन्स टू बी सीन। अच्छा जी, कमिंग बैक टू फुटबॉल, और सदाम हुसैन ने हमें ज्वाइन किया है। सदाम कैसे हैं खुश हैं, आप? उदास हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह हैप्पी बिकॉज़ फ्रांस वन? नो नहीं, अदरवाइज नहीं। हमारा सवाल उसी कॉन्टेक्स्ट में होता है कि आप कल के मैच से खुश हैं कि उदास हैं? कल के मैच से खुश हूँ बिकॉज मतलब फ्रांस ने विन किया, लेकिन मैं खुश हूँ मोरक्को के परफॉर्मेंस से। खुश हैं आप मोरक्को के परफॉर्मेंस? आप इसकी तफसील, ऐसे तफसील बयान करो कि क्या खुश किया आपको, क्या मोरक्को की परफॉर्मेंस ने आपको किस तरह से मुतमईन किया? देखें, इस वर्ल्ड कप के अगर फ्रांस के सारे मैचेस देखें ना, वो इतना डिफेंसिव नहीं था। अगेंस्ट मोरक्को दे आर गोइंग बहुत डिफेंसिव था कि वो ज्यादा डिफेंस कर रहा था बजाय अटैक नहीं कर रहे थे। आपको लगा कि उनको अपना गेम प्लान पहले गोल के बाद जो उन्होंने आते ही फ्रांस ने कर दिया, उसके बाद वो डिफेंसिव पे नहीं? अगर गोल्स अगर देखें ना, गोल्स दे आर नॉट, इससे पहले जो फ्रांस ने गोल किए ना, दे आर मेकिंग ग्रेट मूवमेंट्स हैं, अमेजिंग गोल्स थे। लेकिन ये जो दोनों गोल जो है मूवमेंट तो अटैक के लिए गए थे, लेकिन आउटस्टैंडिंग गोल नहीं थे, इसे ब्लाइंड हो गए। जैसे टैकल किया डिफेंस ने, उनके प्लेयर्स के सामने आ गया बॉल, तो पेनल्टी बॉक्स में उन्होंने गोल कर दिया। एक होता है ना कि आउटस्टैंडिंग इससे पहले जैसे एम्बाप्पे ने किए, काट के फ्लैश करके डिफरेंट एंगल्स पे, इस तरह गोल नहीं किए। और मोरक्को ने अपने चांसेस खोए भी। उन्होंने मिस किए और अमेजिंग उन्होंने अटेम्प्ट किए। एक तो 44 मिनट में एक बाइसाइकिल था, अगर वो हो जाता ना तो वो गोल ऑफ द टूर्नामेंट होता। अच्छा जी, हम अर्लियर आपको पता है कि हेलीकॉप्टर की बात कर रहे थे कि आपने एक्शन भी हेलीकॉप्टर कर रहे थे, आवाज भी होती थी। तो अभी भी हमारी क्यूरियोसिटी जो है ना कि वो बहुत ज़्यादा है कि ये किस तरह हुआ और किस तरह, मतलब एनीबडी
ऑब्वियसली जो ऑथराइज लोग हैं, बट बहुत ही ज़्यादा लोग बन गए, उनसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, देन दे कैन यूज़ द हेलीकॉप्टर। तो हमें ज्वाइन किया जी रोज़नामा द न्यूज़ से मुंसलिक सीनियर सहाफ़ी हैं अरशद अजीज़ मलिक हमारे साथ हैं। अरशद अजीज़ मलिक साहब, आपसे तो हम यही पूछना चाहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 2008 से लेकर अब तक के हेलीकॉप्टर के हर तरह के इस्तेमाल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया है, तो ऐसा क्या इस्तेमाल हुआ कि बाकायदा कानून साजी करके ये प्रोटेक्शन लेना पड़ी? मतलब हुआ क्या था इसकी दिमाग चलता है ना कि ऐसा किस किस मद में इस्तेमाल हुआ है? एग्जैक्टली क्या क्या होता रहा है इसके बैकग्राउंड में, जो भी आप हमें प्लीज़ बताइए। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 1800 अफराद ने हेलीकॉप्टर को गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया, और हमने ये देखा कि न सिर्फ आम जो इनके रहनुमा हैं उन्होंने इस्तेमाल किया, बल्कि ख़ुद जो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान ख़ान, उन्होंने भी इस हेलीकॉप्टर को 137 मरतबा गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल किया, और नैब ने केस बनाया कि ये 1800 लोग हैं, इनसे रिकवरी की जाए। सूबाई हुकूमत को यहाँ परेशानी हुई कि ऐसे ना हो कि कल को ये कोई केस बन जाए और इन केसों में इनको भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि जब आप पैसे वापस करते हैं और आप ये इकरार करते हैं कि आपने गैर कानूनी तौर पर एक सहूलत थी वो आपने इस्तेमाल की, तो यकीनन इसके ऊपर उनको पेनल्टी भी हो सकती है। नैब ने इस पर कार्रवाई शुरू कर दी, नैब ने बाकायदा इस पर काम शुरू किया। तो फिर बाद में चूँकि अपना हुकूमत थी इमरान ख़ान साहब की और वो वज़ीर आज़म थे, तो लिहाजा उस वक्त नैब ने ये केस ख़त्म कर दिया। लेकिन अभी भी इसकी आपने देखा कि कायमा कमेटी में इस पर बात हुई और बार बार इस पर बात हो रही है। मतलब 137 बार अगर खान साहब ने इस्तेमाल किया और बाकी सारा 1800 बार कितनी यूज़ हुआ है, तो ये तो सारों के लिए विन विन सिचुएशन होगी कि अब तो किसी से भी नहीं पूछा जाएगा कि तो यही तो इसका मकसद क्या है। अच्छा, मैं कहती हूं खान साहब को तो रिलीफ मिला ही मिला, बाकियों को भी बाकी 1800 अफराद को भी मिल गया। अरशद साहब, आप काफ़ी स्टोरीज करते रहे हैं इस पे। अब इन 14 सालों में ये हेलीकॉप्टर जिस तरह इस्तेमाल हुआ, जिसने इस्तेमाल किया गैर कानूनी तौर पर, जिनकी तादाद अब मजमूई तौर पर 1800 बता रहे हैं, कितना बोझ पड़ा ऑलमोस्ट कौमी ख़जाने पर? मतलब ये आवाम के टैक्स का पैसा ही है ना जो इस मद में इस्तेमाल होता रहा। इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई और जो हमने देखा उसमें जो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं इमरान ख़ान, खैबर पख्तूनख्वा के जो हेली हैं उन पे सफ़र किया, और जो हम उसको कैलकुलेशन करते हैं तो सरकारी जो रेट है उसके मुताबिक तकरीबन कोई 5.5 करोड़ रुपए बनते हैं उनके ज़िम्मे। और अगर हम इसको कमर्शियल रेट्स पे ले आएँ, जो प्राइवेट वो होता है, तो उसके हिसाब से 6.5-7 करोड़ रुपया जो है इस वक्त इमरान ख़ान जो हैं उन्होंने सूबे का अदा करना है, जो हेलीकॉप्टर उन्होंने गैर कानूनी इस्तेमाल किया। तो सिर्फ वही नहीं है, यहाँ पे देखें उनके असद कैसर हो गए, अली अमीन गंडापुर हो गए, इवन इब्रारुल हक जो है उन्होंने भी इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया। तो कोई वज़ीर ऐसा नहीं है, कोई मुशीर ऐसा नहीं है जिन्होंने इस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि उनका इस्तेहकाक नहीं था, ये सिर्फ सूबे में गवर्नर और वज़ीर आला को इख्तियार है कि वो सरकारी हेलीकॉप्टर पे कहीं भी विज़िट पे जा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अब ये तो इशू है ही है, लेकिन इसके अलावा ये भी अहम है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाकी हुकूमत से शिकायत करते हुए एक तरह से अपने डिफ़ॉल्ट का ऐलान भी कर रही थी कि जी ये आपको पता है कि कहते रहे हैं कि मुलाजमीन को तनख्वाह देने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, तो हेली चलाने के लिए उनके पास हैं। क्या सूबे के माशी हालात वाकई इतने ख़राब हो गए हैं कि लिटरली उनके पास कोई पैसे नहीं है इस तरह सैलरीज वगैरह देने के लिए? खैबर पख्तूनख्वा हमारा सूबा एक गरीब सूबा है, इसके वसाइल इतने नहीं हैं, लेकिन अखराजात जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो जब आपके अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे, तरक्याती भी और गैर तरक्याती अखराजात भी, तो फिर आपको जो है वो देखना पड़ता है दूसरों की जानिब। यही हालत यहाँ पे भी है। सूबे का एक जवाज़ है सूबे के पास कि चूँकि फाटा के मर्जर के बाद वहाँ के जो पैसे देने थे 1000 अरब के करीब वादा किया गया था कि हर साल 100 अरब रुपया देंगे, लेकिन वो 100 अरब जो है ना तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत ने भी इनको नहीं दिए, 30 से 40 अरब मिलते रहे। तो अब आके ये तनकीद करते हैं कि फ़ेडरल गवर्नमेंट हमें नहीं दे रही। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जब तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत में भी इनको वो 100 अरब का वादा पूरा नहीं हुआ।
अब इनके पास जब यकम आती है तो यहाँ पे तनख्वाहों का इनके पास पैसे नहीं होते, तरक्याती मंसूबे हैं तो उन पर कटौती लग रही है, अगर कहीं पे कोई पेमेंट्स करनी है तो वो डिले हो रही हैं। तो मेरा ख्याल एक मिसमैनेजमेंट भी है और फंड्स की कमी भी है, कुछ वफाक से भी जो फंड्स आने हैं वो भी इनको नहीं मिल रहे। महमूद खान साहब जो कहते हैं कि वफाकी हुकूमत पैसे नहीं दे रही, तो वो बड़ा आउटस्टैंडिंग बिल है जो उस वक्त से चला आ रहा है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक में बरसर इख्तिदार थी। तो ऐसा नहीं है कि इन्हीं 8 महीने में सारे पैसे रोक लिए गए हैं, पहले वालों ने क्यों रोके थे जो इनके अपनी थी ना। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब। शुक्रिया। ट्रोल कर रहे थे ऑन ट्विटर और 2-3 हमारे सामने ट्वीट्स ऐसी आई मगरबी सयाहों की जो कि फीफा वर्ल्ड कप के सिलसिले में 1 माह से ऑलमोस्ट कतर में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि हम कतर को तो मिस करेंगे ही, लेकिन हमारी ज़िंदगी में एक तब्दीली आई है, वो है टॉयलेट शावर यूज़ करने की तब्दीली, और उसको भी बहुत मिस करेंगे। वॉशरूम में। और उन्होंने कहा कि हम जो वेस्टर्नर्स हैं, जो यूरोपियंस पर्टिकुलरली हैं, ये जो टिशू पेपर का इस्तेमाल करते हैं, मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ ज़िंदगी के इस स्टेज पे 40 साल बाद कि हम क्यों ये सारी उम्र करते रहे हैं। तो हम तो सर पहले ही बड़े अरसे से कह रहे हैं कि आप लोग क्यों करते रहे हैं। बिल्कुल, अगर आपको एक्सपीरियंस अदरवाइज हो ही है तो इसके बारे में ज़रूर सोचें, बिकॉज दिस इज डेफिनेटली मोर हाइजेनिक एंड मच बेटर। एनवायरमेंटली भी आपको पता है ना, द यूज ऑफ टिश्यू पेपर इज टू मच, इट इज टू मच एंड हेल्थ इश्यूज भी उससे बहुत ज्यादा होते हैं। और फिर वो जोक तो आपको याद ही होगा, वो ऑलमोस्ट मीम ही बन गया था कि 2 साल पहले जब ये कोविड का सारा जो खतरा हुआ था तो लोगों ने टॉयलेट पेपर वेस्ट में जो था वो होर्ड करना शुरू कर दिए थे, बिकॉज ऑब्वियसली उसके बगैर तो ज़िंदगी सोची नहीं जा सकती थी। लेकिन आई गेस ये फीफा की वजह से एक बाय प्रोडक्ट ये शायद निकल आए कि पीपल रीथिंक देयर वॉशरूम हैबिट्स। कि हमारे जो आपको पता है ये जितने पाकिस्तानी और इंडियंस पर्टिकुलरली रहते हैं वहाँ पे वो लोग तो अपने वॉशरूम्स में एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि अब बहुत तरीके हैं जो यूरोपियंस हैं उनको भी ये एहसास होगा कि अब जरा वॉशरूम्स में एडजस्टमेंट्स कर ली जाए। इतनी इंटरेस्टिंग छोटी सी बात थी ना जो हमने नोटिस की। अच्छा जी, सिकू भाई हमारे साथ मौजूद हैं। वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट द थर्ड टेस्ट। कराची में दोनों टीमें पहुंच चुकी हैं, हफ्ते से आखिरी टेस्ट शुरू हो रहा है। थोड़ा सा बैड सीन इसलिए हो रहा है बिकॉज हम चाहते तो ऑब्वियसली हैं, 2 तो हार चुके हैं टेस्ट, तो एक जीत जाए एंड वाला, लेकिन मुश्किल इसलिए लग रहा है बिकॉज नन ऑफ आवर बॉलर्स तो सारे बीमार हैं, सारे के सारे, मतलब शाहीन शाह अफरीदी तो फिर हो ही गए थे बीमार, नसीम का कंधा नहीं ठीक होके दे रहा, हारिस इज आउट, सो व्हाट इज द फ्यूचर लुकिंग लाइक? अच्छा जी, सिक्कू कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। बताइएगा क्या हमारे जो अब फास्ट बॉलर्स पे हम रिलाई चुके नहीं कर पाएंगे, तो क्या पिच बनाने वाले ख्याल रखेंगे इस बात का? ये देखो पिच बनाने वाले कौन हैं, मतलब है कि कितनी शर्म की बात है कि हमारे 4 टेस्ट क्रिकेटर्स जाते हैं और पिच बनाते हैं और पिच भी वैसी की वैसी होती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता। वो बिल्कुल डेड विकेट थी जो मुल्तान की थी, इसमें कुछ ही नहीं था। वो तो उनकी अच्छी बॉलिंग थी और उन्होंने बड़ी, मैंने पहले भी ये वर्ड इस्तेमाल किया था, एडवेंचरस उनकी अप्रोच है। वो तो कहते हैं कि बस अब जो कुछ होगा। थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन कर दें, चूंकि आप हैं मौजूद, कि आपको पता है बाद में फिर पिच को रेट किया जाता है, रैंकिंग्स होती हैं, फिर इसके रिपरकशंस होते हैं बाकायदा। हो सकते हैं रैंकिंग बहुत नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं फिर आपको। हाँ, जैसे डीमेरिट के 2 तो जा चुके हैं रावलपिंडी की पिच को, और वो मेरे ख्याल से इसमें है कि 5 पॉइंट्स मैंने जो पढ़ा था, मेरे दौर में ये चीज़ नहीं थी। जब अंपायरों की जो रेटिंग होती थी वो तो मैं करता था खुद अपने हाथ से, और मैनेजर और कप्तान से पूछकर, और फॉर्म फिल करके हम ICC को भेजते थे। मगर इधर पिच के लिए मुझसे कभी नहीं कहा गया। तो पिच की जो रेटिंग है आजकल हो रही है, और ICC ने कहा है कि अगर वो 5 पॉइंट्स माइनस हो जाएं या 3 पॉइंट्स हैं कि जिसके बाद इनको 1 साल के लिए जो है वहाँ पे या 5 साल के लिए मैच नहीं करा सकते आप। बहुत ही एम्बैरेसमेंट हो जाएगी अगर इस किस्म की कोई चीज़ हो जाएगी। और पाकिस्तान क्रिकेट को जो है देखना चाहिए। एक चीज़ अच्छी हुई थी, देखें मैंने पिंडी की पिच को बोला था कि बराबर के 2 पिचों को उन्होंने बिल्कुल क्लीन शेव कर दिया था, शीशे से रगड़ दिया था, जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा हुआ जब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये करते थे। और अब इस दफ़ा उन्होंने मुल्तान की पिचेस को नहीं छेड़ा, ये अच्छी बात है। देखें पाकिस्तान का राइट है, होम सीरीज़ है, वो जिस तरह की पिच बनाए, घास छोड़ें, घास उड़ा दें, वो उनकी मर्जी है, तो ये ना करें वो। So let's see उसमें क्या होता है। लेकिन अभी जो हम साथ फुटेज दिखा रहे थे वो कराची की पिच जो थी, जो कि प्रिपेयर की जा रही है, उसकी थी। अच्छा, सिक्कू अबरार ने ज़बरदस्त डेब्यू कर लिया। आपको लगता है कि अब चूंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, और ये बात की जा रही थी कि अब इंग्लिश टीम बैठ के सब अबरार को स्टडी कर रही होगी, और मतलब वो सभी लोग करते भी हैं, अब इस तरह ज़ाहिर है एक अनप्लेएबल सी सिचुएशन थी उनके लिए। ये आजकल के ज़माने में मिस्ट्री स्पिनर्स को डिसाइफर करना आसान हो गया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स?
बिल्कुल आसान होगा। देखिए अभी आप लोग पिच दिखा रहे थे, मैं नहीं देख सकता इसलिए कि हमारे घर में जो बिजली जो है वो 8 बजे से रात के 8 बजे तक नहीं आएगी। उन्होंने कि मैसेज भेजा हुआ है हमें, कोई उनकी तारे वारे खराब है, मेंटेनेंस चल रही है। तो खैर एनीवे मैं देख नहीं सका कि किस किस्म की कराची की पिच नजर आ रही है। देखिए मैंने खुद इब्रार को बड़ा पहले दिन मैं एक्चुअली मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई थी, तो पहले दिन की बॉलिंग में उसकी देख नहीं सका था। बाद में उसको बैठ के मैं देख रहा हूँ, मैंने क्लिप्स निकलवाए और हो सकता है वो मैं आपको भी भेज दूँ। क्लिप्स में मैं ये देख रहा था कि जो उसकी मिस्ट्री बॉलिंग है, जितनी विकेटें मैंने देखी हैं जो मुझे याद आ रही हैं वो सारी ऑफ स्पिन पे हैं। तो लेग ब्रेक उसका कमज़ोर है। लेग ब्रेक अभी तक मैंने नहीं देखा कि उसने कोई बहुत बड़ा सा लेग ब्रेक किया हो जो कि मिस्ट्री उससे क्रिएट होगी। मिस्ट्री का मतलब ये होता है कि एक एक्शन से वो कर रहा है, एक एक्शन से ऑफ स्पिन भी कर रहा है, उसी एक्शन से लेग ब्रेक भी कर रहा है। दैट इज़ अ मिस्ट्री। अगर आप दूसरे स्टाइल से पकड़ेंगे उसको तो वो फिर तो कोई मिस्ट्री नहीं रही। तो ये बहुत जल्द विद इन 2-3 मैचेस अब न्यूजीलैंडर्स अब आने वाले हैं पाकिस्तान सीरीज खेलने। आई एम 100% श्योर उनका एनालिस्ट, उनके प्लेयर बैठ के उनको वो बना रहा होगा कि ये बॉलिंग किस तरह करता है, कैसे आप उसकी ग्रिप को पकड़ें, किस तरह देखें। तो वो जो मिस्ट्री है वो विद इन 4-5 मैचेस के बाद जो है वो पकड़ी जाएगी। ऐसी कोई खास बात रहेगी नहीं। उसके बावजूद कि वो मिस्ट्री है और ही इज द हाईएस्ट विकेट, यानी वो जाहिद हाईएस्ट विकेट टेकर है, उसने एक मैच में 11 आउट किए हैं। इंग्लैंड की टीम जो है अभी भी 6 रन के एवरेज से खेल रहे हैं। उन्होंने जो जितने भी रन स्कोर किए हैं वो 5.85 से किए हैं, जिसके मुकाबले में हमने 3.31 से करें। जो मिस्ट्री है उसके बावजूद भी वो रन्स करते हैं, बट हेवीली रन्स करते हैं, वो बिल्कुल फिक्र नहीं करते। तो असल पता चलेगा इनका कि जब न्यूजीलैंड आएगी वो अपने स्टाइल से क्रिकेट खेलेंगे। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा अभी हमें क्या चेंजेस करनी चाहिए सिकू? हुमा बड़ा इसरार कर रही थी ये पूछने पे। यार देखो अब्दुल्ला, हमें समझ में नहीं आ रहा है, मुझे एज अ क्रिकेटर मैं इतना फॉलो करता हूँ क्रिकेट को कि हमारे पास बॉलिंग के ऑप्शंस क्या हैं। असल चीज़ देखें, बैटिंग में तो सही है, चले आप शान मसूद को अंदर घुसा सकते हैं जिसका जिक्र हो रहा है, सरफराज का जिक्र हो रहा है क्योंकि उसने 3 सेंचुरियाँ की हुई हैं टेस्ट क्रिकेट में, 18 उसके 50s हैं टेस्ट क्रिकेट। बहुत बड़ा हमारा कप्तान गुजरा है, वो भी कुर्सी पे बैठे सबको पानी पिला रहा है। ये 2 तो चॉइस हमारे पास बैटिंग की है, बॉलिंग की तो है ही नहीं। शाहीन अनफिट, हारिस अनफिट, जिस तरह आपने बताया, अब नसीम शाह भी अनफिट हो गए और आपके पास बॉलिंग है ही नहीं। किसको बुलाएंगे आप, कहाँ से बुलाएंगे? हसनैन, उसने सिर्फ 7 जिंदगी में फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, तेज है। तो खुदा के वास्ते मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिवाइव करें। We have to wrap this up right now. Thank you for being with us. और सैटरडे से मैच शुरू होगा तो इस पे हम सिलसिला रखेंगे, बात जारी रखेंगे। कल भी बात कर लेंगे and we will see you tomorrow, inshallah. Have a great day. All right.